लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूँ आपके सामने एक नया सेशन लेकर। आज के सेशन में हम बात करेंगे डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में जो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र 2021 में आया था, उस प्रश्न पत्र का आज हम बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि अगर आपको आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में पेपर देना है तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से और बेहतर हो पाएगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है ये 2 घंटे का होता है और 50 नंबर का पेपर होता है। पहले 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय होते हैं और लघुत्तरीय होते हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या 40 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके सामने। हर्षेण किसके दरबारी कवि थे? पहला प्रश्न है आपका, हर्षेण किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है अकबर, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो अगर बात करें हर्षेण की तो ये जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। पढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। इंडिका की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन है ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, फाहियान या कौटिल्य। तो इंडिका की रचना जो है मेगस्थनीज ने की थी, आपको याद होगा, कई बार ये पूछा जा चुका है इंडिका की रचना किसने की, तो मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अजंता, कलिंजर, कौशाम्बी या खजुराहो। तो चतुर्भुज मंदिर की बात करें तो ये खजुराहो में स्थित है, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर स्थित है। पत्र मुद्रा के प्रकार है, आपके ऑप्शन है चेक, हुंडी, बांड या उपरोक्त सभी। तो ये जो पत्र है, ये पत्र मुद्रा, ये सभी है। चेक, बांड, हुंडी, ये सभी जो है पत्र मुद्रा के अंतर्गत ही आते हैं। तो यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, ये सभी। अब बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय स्थिति या उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष तो ये सभी चुनौतियां हैं। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कृषि में जो है उत्पादकता घट रही है। तो ये सभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, ये संविधान के किस धारा में बताया गया है? तो आपके ऑप्शन है धारा 343, धारा 340, धारा 349, धारा 350। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, ये धारा 343 में बताया गया है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, शिक्षा जो थी ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके जो है इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो शिक्षा जो है संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता या उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता जागरूकता की विशेषताएं हैं ये सभी, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता अगर जागरूक होगा, तार्किक सोच वाला होगा, क्रियाशील होगा, तभी वो अपने अधिकार को जान पाएगा। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? अगला प्रश्न है आपका, तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आप सभी को ज्ञात होगा पृथ्वी को मुख्य रूप से 2 गोलार्ध में बांटा गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आपके ऑप्शन है चेरापूंजी, मानिसराम, मेघालय या केरल। तो आपको ज्ञात होगा भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है हरिकेन, विली विली, टाइफून आदि ये प्रकार हैं, ये सभी चक्रवात के प्रकार हैं, यानी सा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये सभी जो है चक्रवात के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपको ज्ञात होगा ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन जो है 71% पाई जाती है, 72% लगभग। कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड या 8 मिनट 3 सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट समय लगाता है, 8 मिनट 3 सेकंड ये जो है समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है। देखिए, प्रश्न जो है इसमें दक्षिण नहीं, ये दक्कन होगा। दक्कन की लोमड़ी का ये किसका उपनाम है? आपके ऑप्शन है फतेह उल्ला शाह, इब्राहिम, बरोज उल मुल्क या फिरोज उल मुल्क। तो जो दक्कन की लोमड़ी ये उपनाम है, ये इनमें से किसी का नहीं है, ये नाम है अमीर अली बरीद का। आप लोग ये नाम याद रखिएगा, अमीर अली बरीद। अगर पूछा जाए कि दक्कन की लोमड़ी उपनाम किसका है, तो अमीर अली बरीद का नाम है दक्कन की लोमड़ी, और ये ऑप्शन में नहीं है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ से अति लोकप्रिय प्रश्न शुरू होते हैं। ह्वेनसांग कौन था और उसका जन्म कब हुआ था? तो ह्वेनसांग की बात करें, आप लोग को याद होगा ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके भारत आने का मुख्य उद्देश्य था ये बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी ले जाने के लिए आया था, और ये भारत में लगभग 15 साल रहा है। तो ये ह्वेनसांग चीनी यात्री था और इसका जन्म जो है
602 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, इसका जन्म जो है 602 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, यानी गुप्त साम्राज्य में जो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक, अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं अगर गुप्त साम्राज्य में साहित्यिक स्रोत की, तो ये आपका जो है मेघदूत, इसमें मुख्य रूप से कालिदास जो हुए थे उन्हीं की सारी रचनाएं हैं। मेघदूत और कुमार संभवम, विशाखदत्त, ये सभी जो है गुप्त साम्राज्य की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। आप इसमें शकुंतलम लिख सकते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार और कुमार संभवम, विशाखदत्त, ये सभी जो है गुप्त साम्राज्य की प्रमुख रचनाएं हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति की बात करें तो देखिए इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये देख लीजिए आपका सूर्य है, ठीक है, और ये जो है बीच में अगर चंद्रमा आ गया और ये है पृथ्वी, अर्थ, सन और मून, तो वह भौगोलिक स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जिससे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है और सूर्य पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, तो ये घटना जो है सूर्य ग्रहण कहलाती है। ठीक है, अब अगर इसी स्थिति को पलट दें, यानी वह घटना जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जिससे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है, तो वह घटना जो है सूर्य ग्रहण कहलाती है, क्योंकि इस समय पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है। अब अगर हम इसी स्थिति को उलट दें, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये चंद्रग्रहण हो गया। ये ऐसी घटना है, खगोलीय घटना, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ये चंद्रमा हो गया आपका, ये पृथ्वी हो गई और ये मून हो गया, तो वह खगोलीय घटना जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है जिससे कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है जिससे पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो उस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण की घटना जो है पूर्णिमा को होती है और सूर्य ग्रहण की जो घटना है वो अमावस्या को होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र कौन सा है। तो अगर हम बात करें भूकंपीय तरंग की नापने वाली, तो ये होता है रिक्टर स्केल। भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र है रिक्टर स्केल। अब बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ का नाम क्या है। तो ज्वालामुखी जो उद्गार से पदार्थ निकलता है उसका नाम, ये कई सारे पदार्थ निकलते हैं, लावा होता है मुख्य रूप से, धूल, मिट्टी, कण, ये सब निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, तो यही सभी जो है ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों को एक कुशल जीवन जीने के लिए जो संविधान के द्वारा दिया जाता है वही मौलिक अधिकार है। यानी एक कुशल जीवन जीने के लिए संविधान द्वारा जो अधिकार दिया जाता है नागरिकों को वो होता है मौलिक अधिकार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार क्या है, तो किसी भी नागरिक को कुशल जीवन जीने के लिए जो संविधान द्वारा अधिकार दिया जाता है वो होता है मौलिक अधिकार। नागरिक बनने के लिए आपको किन शर्तों को पूरा करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मिनिमम आप कम से कम 7 साल जो है भारत में रहें, तभी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि 7 साल कम से कम रहना पड़ेगा भारत में। उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता जागरूकता की बात करें तो उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने से है। यानी उपभोक्ता अगर जागरूक होगा तो वो जान पाएगा कि उसे क्या अधिकार प्राप्त है। जैसे उसे सुरक्षित सामग्री खरीदने का अधिकार है, जो सामान वो खरीद रहा है वो कब बना है, उसकी एक्सपायरी क्या है, ये सब जो है उपभोक्ता जागरूकता के अंतर्गत आता है। वस्तु के उत्पादन की जानकारी, वस्तु कब तक खत्म होगा, अगर वो कोई शिकायत किया है तो उसकी सुनवाई कहाँ तक पहुँची, ये सभी जो है उपभोक्ता जागरूकता के अधिकार हैं। देखिए अगला नियम है, अगला प्रश्न है ग्रेसम का नियम लिखिए। देखिए ग्रेसम का नियम जो है बहुत सिंपल सा है कि जो है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यही ग्रेसम का नियम है। जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे बुरे लोग अच्छे लोगों को दबा देते हैं, उसी प्रकार से आप याद रखिएगा कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यही है ग्रेसम का नियम। अगला है भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपको पता होगा कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो हमें भारत का ही बताना है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। देखिए मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है 26वां, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो मृदा अपरदन यानी मृदा अपरदन वह घटना है जब मिट्टी अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, यही घटना मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन जो है कई कारण से होता है, वायु के कारण से होता है, तेज आंधी चलती है, बाढ़ के कारण से होता है। तो मिट्टी का अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना, यही होता है मृदा अपरदन। अब हम बात करेंगे, देखिए अगला प्रश्न है लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर बताइए। तो हम बात करते हैं लघु और कुटीर उद्योग की। तो जो लघु उद्योग होता है
और यहाँ पे कुटीर उद्योग लिख देते हैं, अंतर बताते हैं। जो लघु उद्योग होता है ये मध्यम स्तर के छोटे पैमाने पर होता है, यानी ये उद्योग की तरह होता है, मध्यम स्तर के लोग इसे शुरू करते हैं, छोटे पैमाने पर होता है। और जो कुटीर उद्योग होता है ये कम पूंजी में कुशल कारीगरों द्वारा होता है, और ये लगभग जो कुटीर उद्योग होता है, कुटीर मतलब होता है घर, तो ये घर पर ही किया जा सकता है कुटीर उद्योग। और ये इसका जो है अच्छे जो कारीगर होते हैं कुशलता से घर पर ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जबकि लघु उद्योग ये इसमें कम लागत लगती है, मध्यम स्तर पे होता है। यानी कि लघु उद्योग जो है कुटीर उद्योग से बड़ा होता है, एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, 28वां प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने की है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आपको याद होगा पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। और अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 365 दिन 6 घंटे 45 मिनट और 45.51 सेकंड, इतना एग्जैक्ट टाइम लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। 365 दिन यानी 1 साल 6 घंटे 45 मिनट और 45 सेकंड। तो आप सेकंड नहीं याद रखेंगे, 365 दिन 6 घंटे 45 मिनट पृथ्वी समय लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय क्या है। तो अगर हम बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आशय, तो वह कंपनी जो अपने देश के अलावा जहाँ पे उनका प्रोडक्ट बनता है उसके अलावा अन्य देशों में भी सेवाओं का आदान प्रदान करें, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं। यानी ऐसी कंपनियां जो अपने देश के अलावा अन्य देशों से भी वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं, यानी इंटरनेशनल कंपनी कहलाती है। अब बढ़ते हैं यहाँ से हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नवीन औद्योगिक क्रांति 1991 से, देखिए यहाँ से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता में महत्व बताइए। देखिए इसकी जो मूल आवश्यकता थी ये थी कि पुरानी जो औद्योगिक नीतियाँ थी अगर उसमें सफलता मिली है तो उसको आधार मानकर हम अपने औद्योगिक नीति में और सुधार करें, जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़े, बेरोजगारी घटे और नए रोजगार के अवसर पैदा हों। पुरानी दोष को ध्यान में रखकर हम ऐसे उत्पाद बनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक पाएँ, यानी ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके, यही जो है औद्योगिक नीति का मेन आवश्यकता और महत्व था। इसका हम शार्ट में आंसर ऐसा लिख सकते हैं कि पुरानी जो औद्योगिक नीति थी उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति का विकास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे उत्पाद बने जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 32वां, मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए मुद्रास्फीति की बात करें तो जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं का मूल्य घट जाएगा। ठीक है, तो दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर बात करते हैं एक परिभाषा की, तो वह अवस्था जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो वो मुद्रास्फीति कहलाती है। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि महंगाई जब होती है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, वो मुद्रास्फीति स्थिति होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्या आशय है, आप क्या समझते हैं। तो ये जो तत्व हैं ये आर्थिक सुधार संबंधी तत्व हैं, यानी कि व्यक्ति आर्थिक प्रगति कर सके, सामाजिक प्रगति कर सके, ये सब इसी से संबंधित तत्व हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित तत्व, ये सभी जो है बच्चों की स्वतंत्रता व सम्मान संबंधित तत्व हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन पर हम कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। महासागरीय जल परिसंचरण की गतियों को उदाहरण सहित बताइए। जो महासागरीय जल परिसंचरण की गतियाँ जो होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहले की बात करें अगर हम तो गल्फ स्ट्रीम होती है, दूसरे होती है लेब्राडोर धारा और तीसरी होती है क्यूरोसियो धारा। ये जो है महासागरीय जल परिसंचरण की मुख्य रूप से 3 धाराएं होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति को चित्र सहित वर्णन कीजिए। देखिए चित्र सहित बनाना है तो चित्र आप बना लेंगे। मृदा अपरदन की बात करें तो जो है यानी मिट्टी अपने स्थान से हट जाती है। इसमें हम एक प्रकार से डेल्टा को भी रख सकते हैं और बाकी जो होती है वो यू आकार की घाटी होती है, बी आकार की घाटी होती है, ये सभी मृदा अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति हैं। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सौर मंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव लिखिए। देखिए सौर मंडल का मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर सौर मंडल ना होता तो पृथ्वी पर दिन रात ना होती, सूरज ना होता तो, और जो है वर्षा ना होती, ये सभी जो है सौर मंडल के प्रभाव है। अगर सौर मंडल नहीं होता तो वर्षा ना होता, जीवन संभव ना होता, हमें ऊर्जा का स्रोत ना मिलता, सूर्य के अलावा दिन रात नहीं होती, ये सभी सौर मंडल का जो है मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। रजिया सुल्तान के विषय में टिप्पणी लिखना है। तो अगर बात करें रजिया सुल्तान की तो इनका जो शासनकाल था ये बहुत कम था, 1236 से 40। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी
इनके पिता ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन पिता की जब मृत्यु हुई तो ये अपना जो है राज नहीं पाई, क्योंकि इनमें जो है इनके शासनकाल में 40 तुर्कों का एक सरदार था जो महिला शासन के अधीन नहीं रहना चाहता था, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके बाद इनके एक भाई थे, उनको सिंहासन मिला और वो शासनकाल ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाया, क्योंकि उनकी शासन जो है माँ देखती थी कुछ, और 8 महीने में जनता ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद जो है इन्हें मौका मिला, ये दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुई और इनका शासनकाल 1236 से 40 इतने दिन तक ही चला। तो यही थी रजिया सुल्तान, ये प्रथम मुस्लिम महिला शासका थी। बात करते हैं अशोक के धर्म प्रचार के संबंध में अपने विचार लिखिए। देखिए, जो अशोक था इसने धर्म प्रचार इस प्रकार से किया था कि ये इसके धर्म में जो है सार्वभौमिकता थी, यानी सभी लोग बड़े आराम से धर्म को अपना सकते थे। जन समुदाय के लिए ये धर्म था और इसने जो है बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था, अगर आपको ज्ञात हो। और अगर बात करें अशोक की, तो ये वसुधैव कुटुंबकम पर विचार करता था, यानी कि सभी धर्मों का समान हो, और इसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भी लगाया था। ये विदेशों में भ्रमण करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो इस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उदारीकरण की बात करते हैं हम। उदारीकरण क्या है, यानी अगर कोई भी व्यवस्था है, 39वां प्रश्न हम देखते हैं, उदारीकरण क्या है। देखिए, कोई भी व्यवस्था है उस पर जो अनावश्यक रूप से प्रतिबंध लगा है उसको अगर हटा दें, ठीक है, तो वो व्यवस्था उदारवादी कहलाती है। यानी कोई भी अनावश्यक रोक टोक किसी चीज़ से हटा दी जाए तो वो व्यवस्था जो है उदारीकरण कहलाती है। यानी किसी व्यवस्था से अनावश्यक रोक टोक या प्रतिबंध हटा दें तो वो उदारवादी कहलाती है। अगला प्रश्न है, पौने कितने प्रकार की होती हैं। तो पौने मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अस्थायी पौने, ये वर्ष भर में एक ही दिशा में बहती हैं, जैसे पछुआ पौन हो गई आपकी, कहते हैं गाँव में कि पछुआ चल रही है। एक होती है मानसूनी पौने, ये जो है समय के साथ बदल जाती हैं, यानी ये बदलने वाली पौने होती हैं, जैसे समय होता है बदल जाती हैं। और एक होती है स्थानीय पौने। अगर हम स्थानीय पौन की बात करें तो ये बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, जैसे आंधी वांधी आई तो उस समय स्थानीय पौने ही एक्टिव हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने आज का सेशन देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।